अब बच्चों अपन अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अपन ने संज्ञा करी है, क्रिया करी है ना। इसके बाद अपन सर्वनाम कर लेते हैं। सर्वनाम भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो तो आपकी डिमांड आ गई थी कि साहब पहले क्रिया कराइए आप, इसलिए मैंने क्रिया करा दी पहले। अब मैं सर्वनाम का टॉपिक करा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सर्वनाम का टॉपिक मैंने ये लिखा, सर्वनाम। ठीक है भाइयों। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे बच्चे लोगों सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम, ठीक है, अर्थात सबका नाम। सबका नाम। संज्ञा का पर्याय होता है नाम, और जो सबका नाम होता है वो होता है सर्वनाम। और आपने छठी सातवीं क्लास में ये पढ़ा होगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। पक्का। मैं आपके सामने 2-3 प्रश्न रखना चाहता हूँ। पहला प्रश्न तो यह है कि वाक्य में सर्वनामों का क्या महत्व है। महत्व। दूसरा प्रश्न है, सर्वनामों का प्रयोग करते हैं तो क्या परिणाम निकलेगा। सर्वनामों का प्रयोग नहीं करें तो क्या परिणाम निकलेगा। सर्वनामों की मान्य संख्या क्या है। सर्वनाम क्या कार्य करते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर थोड़ा बहुत अंतर करके एक ही होता है। और ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि सर्वनामों का महत्व क्या है। तो सर्वनामों का महत्व बताऊं उससे पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूं, लाइन को थोड़ा समझिए। राकेश ने कहा, राकेश ने कहा कि राकेश जयपुर जाएगा। जयपुर जाएगा। ये वाक्य मैंने आपके सामने लिखा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये वाक्य शुद्ध है का शुद्ध है। व्याकरणिक दृष्टि से मेरे भाइयों देखा जाए तो ये वाक्य अशुद्ध है। व्याकरण ये कहती है कि जब एक वाक्य हो, एक वाक्य है और उसमें संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाती हो, राकेश संज्ञा है, ये राकेश संज्ञा है, तो उस वाक्य में पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाता है। अर्थात संज्ञा की पुनरावृत्ति हो गई, इस वाक्य में पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो गया। अतः इस पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। राकेश ने कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा। राकेश ने कहा कि वह जयपुर जाएगा। अब मैंने राकेश संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग कर दिया, अर्थात ये शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। तो क्या महत्व है। यही महत्व है कि इस वाक्य में जब सर्वनामों का प्रयोग हो जाता है तो पुनरुक्ति दोष खत्म हो जाता है, पुनरुक्ति दोष उत्पन्न नहीं होता है, वाक्य शुद्ध होता है। अगला सवाल है, अगर प्रयोग करेंगे तो पुनरुक्ति दोष दूर हो जाएगा, संज्ञा की पुनरावृत्ति रुक जाएगी। अगर प्रयोग नहीं करें तो संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाएगी, पुनरुक्ति दोष उत्पन्न हो जाएगा। कार्य क्या करते हैं, ये संज्ञा के स्थान पर आकर के पुनरुक्ति दोष को दूर करते हैं। अब बचा प्रश्न आपका संज्ञा सर्वनामों की मान्य संख्या। 2 तरह के सवाल हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सर्वनामों के प्रकार कितने होते हैं तो प्रकार तो बताने मेरे भाइयों 6, और मान्य संख्या पूछे तो मान्य संख्या बतानी है आपको 11। पहला सवाल लिख रहा हूं, मान्य संख्या, और दूसरा सवाल है प्रकार। दूसरा सवाल क्या है, प्रकार। ध्यान रहे बच्चे लोगों, मान्य संख्या होती है 11 और प्रकार होते हैं मेरे बच्चे लोगों 6। अब कौन कौन से होते हैं सुन लो। एक होता है मैं, एक होता है तू, एक होता है आप, एक होता है यह, एक होता है वह, एक होता है जो, एक होता है सो, एक होता है कोई, और एक होता है कुछ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। हो गए 9। और एक होता है मैं, तू, आप, यह,
कौन और कैसे, ये होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 सर्वनाम होते हैं। संख्या पूछे तो मान्य संख्या, ये तो होगी इनकी मान्य संख्या। अब कोई आपसे पूछे कि सर्वनामों के प्रकार कितने होते हैं, तो सर्वनामों के प्रकार होते हैं 6। पहला होता है पुरुषवाचक। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। अगला होता है संबंधवाचक। इससे अगला होता है निजवाचक। इससे अगला होता है प्रश्नवाचक। ये है भैया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये होगा 6। सर्वनामों की मान्य संख्या कितनी बताई? 11, और सर्वनामों के प्रकार पूछे तो 6। ये सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब अपन आएंगे तो थोड़ी गहरी बातों को समझेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम में वो सर्वनाम आते हैं जिनका पुल्लिंग के रूप में भी प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के रूप में भी प्रयोग होता है। ऐसे सर्वनामों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हम बात करते हैं कि पुरुष कितने होते हैं। पुरुष का मतलब मेल से नहीं है, पुरुष का मतलब मेल और फीमेल दोनों से है, ध्यान रखना। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुष होता है उत्तम पुरुष, दूसरा पुरुष होता है मध्यम पुरुष और तीसरा पुरुष होता है अन्य पुरुष। ध्यान रहे, जो कहता है उत्तम पुरुष, जो सुनता है मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात होती है वो अन्य पुरुष। इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं भाइयों, इसको सेकंड पर्सन कहते हैं और भाइयों इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। मैं बात करूं मैं बात करूं मुझे, मैं बात करूं मेरा, मैं बात करूं हम, मैं बात करूं हमें, मैं बात करूं हमारा, मैं बात करूं हमारी। ठीक है, इसमें बात करते हैं मैं के बात करते हैं इसमें करते हैं तू के बात करते हैं तुम के बात करते हैं तुम्हें के बात करते हैं तुम्हारा के बात करते हैं तुम्हारी, और तुम्हारी के बात करते हैं आप। पक्का? उसके बाद करते हैं वह, वे, उन्होंने, उसका, उसकी। इसमें आते हैं, ये उत्तम पुरुष हैं, ये मध्यम पुरुष हैं और ये अन्य पुरुष हैं। अब सुन लीजिए, ये सारे की सारे जो हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगर ये कहीं भी आ जाए, पूछे सर्वनाम कौन सा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर वाक्य में ये आते हैं तो उत्तम पुरुष कहेंगे, अगर ये आते हैं तो मध्यम पुरुष कहेंगे, और भैया ये आते हैं तो इनको आप अन्य पुरुष कहेंगे। क्लियर बात? अब चलते हैं आगे। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं। मैं दूध पीना चाहता हूं, मैं दूध पीना चाहता हूं। अगला, आप चाय लेंगे या कॉफी? आप यहाँ बैठिए। मैंने आपको
बताया था कि वह बीमार नहीं है। वह प्रतिदिन उपन्यास पढ़ता है। मैं फिल्म देखने गया। ये वाक्य आपके सामने आगे मेरे बच्चे लोगों, और आपसे पूछ लिया गया इस वाक्य में मैं क्या है, तो मैं कहूँगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में कोई पूछेगा तो उत्तम पुरुष, आप में पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, आप में पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, मैंने में उत्तम पुरुष, आपको में मध्यम पुरुष, और वह बोले तो अन्य पुरुष। अब आप मुझसे पूछोगे गुरुजी इसमें 3 आए हैं, हम किसका उत्तर भरे भैया? जब एक से अधिक आते हैं सर्वनाम या कोई भी, तो वहाँ पर वो रेखांकित करता है, जिसको रेखांकित करता है उसी को आपको बताना है। इसके नीचे रेखांकित करे तो आपको बताना है उत्तम पुरुष, इसके नीचे रेखांकित करे तो मध्यम पुरुष, और इसके नीचे रेखांकित करे तो अन्य पुरुष। पक्का? वह प्रतिदिन उपन्यास पढ़ता है, वह आ गया अन्य पुरुष, और मैं फिल्म देखने गया, मैं उत्तम पुरुष। पक्का? ये आपकी बात हो गई पुरुषवाचक सर्वनाम की। इससे भी पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं अगला सर्वनाम पढ़ाने से पहले। ऐसे प्रश्न परीक्षा में बहुत कम आया करते हैं। परीक्षा में जो सवाल आता है वो कैसे आता है मैं बता देता हूँ। बच्चे लोगों, यह है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और यह है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम और यह है आपका निजवाचक सर्वनाम। अभी वैसे ही बता रहा हूँ, अभी कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसको बता दूंगा तभी आपको आगे लिखाऊंगा, तभी आपको आगे समझ बैठेगा और आपको अच्छा लगेगा। निश्चय और अनिश्चय इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता है वो निश्चय है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना का बोध नहीं होता वो कैसा है? अनिश्चय है। निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता है, निश्चय है। निश्चित व्यक्ति, वस्तु और घटना का बोध नहीं होता वो अनिश्चय है। अब इसकी पहचान ये है, सामान्य बता रहा हूँ, इसमें वह आता है और इसमें यह आता है। इसके अलावा उस भी आते हैं, परंतु अभी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यह आता है, ये दोनों शब्द आ गए। आपने मुझे रोक लिया, गुरुजी 2 मिनट पहले आप कह रहे थे कि जो वह होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आप कह रहे हो कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है। हाँ भैया, कह रहा हूँ। अनिश्चयवाचक में वो शब्द आते हैं जो अनिश्चय का बोध कराते हैं, और अनिश्चय का बोध कराने के लिए इसमें 2 शब्द आते हैं, कोई आता है और इसमें कुछ आता है। पक्का भाइयों? इसमें कोई कुछ आएगा। इन दोनों शब्दों से अनिश्चय का बोध होता है। अब मैं निजवाचक की बात करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वनाम एक होता है, उसका प्रयोग अलग अलग कंडीशनों में हो जाता है, तो सर्वनाम भी अलग अलग हो जाते हैं। जरा सी बात बताना चाहता हूँ, अगर मेरी ये बात 10 मिनट की समझ में नहीं आए तो कल फिर इनको रिपीट करेंगे, परंतु समझना ज़रूरी है कि निजवाचक सर्वनाम में गुरुजी स्वयं आता है। निजवाचक सर्वनाम में बच्चे लोगों खुद आता है। निजवाचक सर्वनाम में अपने आप आता है और निजवाचक सर्वनाम में आप आता है। यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। अगर किसी वाक्य में स्वयं आ जाता है तो हम आंख बंद करके कह देंगे वो निजवाचक है। क्यों? कि स्वयं का प्रयोग केवल और केवल निजवाचक में ही होता है, खुद का प्रयोग केवल निजवाचक में होता है, अपने आप का प्रयोग भी केवल निजवाचक में होता है, परंतु आप का प्रयोग तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। यहाँ कन्फ्यूजन है। तो पहले मैं आपकी बात बता दूं, ये जो आप है, इस आप का प्रयोग मेरे भाइयों 3 स्थानों पर किया जाता है। कितने स्थानों पर किया जाता है? 3 स्थानों पर किया जाता है। इसका पहला जो स्थान है, ध्यान रखना, सवाल इसी पर आता है, भी मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, फिर
अलग अलग सर्वनामों के संदर्भ में इसको समझाऊंगा। आप का प्रयोग 3 स्थानों पर किया जाता है। पहला तो स्थान यह है कि अगर किसी वाक्य में तू के स्थान पर हम आप का प्रयोग कर दें, अगर किसी वाक्य में तू के स्थान पर आप का प्रयोग हो रहा है, यानी कि तू और आप में क्या फ़र्क है कि तू से आदर का भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए हम आदर का भाव प्रकट करने के लिए तू के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वाक्य आ रहा है आपके सामने और उस वाक्य से ये लग रहा है कि इसमें जो आप आया है वह तू के स्थान पर आया है, तब तो कहना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक बात, अगर वाक्य में कोई कर्ता आ रहा है, दूसरी कंडीशन सुन लीजिए, अगर वाक्य का कोई कर्ता है और कर्ता अपने लिए अगर आप शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। इन दोनों ही कंडीशनों में अंतर समझिए। यहाँ पर आपका प्रयोग तू के स्थान पर होगा, यहाँ पर आपका प्रयोग कर्ता अपने लिए करेगा। कैसे करेगा सुन लीजिए। मैंने कहा आप यहाँ बैठिए, अभी ये वाक्य लिखा था मैंने, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये आपका प्रयोग मैंने किसके स्थान पर किया है, तू पर, तू के स्थान पर। तू यहाँ बैठ, ये वाक्य होना चाहिए, परंतु मैंने कह दिया कि तू से आदर का भाव प्रकट नहीं होता, इसलिए मैंने तू के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, आपका। यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 2, मुकेश आप ही खाना बना लेगा। ध्यान रहिए, वाक्य का कर्ता कौन, मुकेश। वाक्य का कर्ता कौन, मुकेश। वाक्य का कर्ता कौन, मुकेश। मुकेश ने अपने लिए किसका प्रयोग किया है, आपका। ये आप शब्द किसके लिए आया है, मुकेश के लिए। जब कर्ता के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ होता है निजवाचक सर्वनाम। 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन अपन बात करते हैं, थोड़ी समझना, 10-20% समझ में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कल फिर दोबारा अगली क्लास में फिर दोबारा और बताएंगे आपको, पर बताना जरूरी था, सवाल ऐसे ही आते हैं। अगर वाक्य में किसी का परिचय दिया जा रहा है, मैं बता चुका हूँ, कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बात करें वो अन्य पुरुष। मैं कह रहा हूँ मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष है। मैं कहूँ अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे थे, महाराणा प्रताप ऐसे थे, इंदिरा गांधी ऐसी थी, तो जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होगा, पक्का। जिसका मैं परिचय दे रहा हूँ उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर किसी वाक्य में जिसका मैं परिचय दे रहा हूँ उसी के लिए अगर आप शब्द का प्रयोग हो जाए तो जिसका परिचय दे रहा हूँ उसमें भी थर्ड पर्सन होगा, अन्य पुरुष होगा, और उसके लिए जो आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसमें भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो सुनिए, 3 कंडीशनों में 2 कंडीशन बता दी, तीसरी कंडीशन का उदाहरण बताता हूँ। मैंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। आप एक अच्छे वक्ता भी रहे हैं। ध्यान रहे मेरे बच्चे लोगों, मैं किसका परिचय दे रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी में होगा अन्य पुरुष, मैं बता चुका हूँ पहले। जिसके का परिचय दिया जा रहा है उसमें अन्य पुरुष होगा। अब अगर वाक्य में आप शब्द आया है और ये आप शब्द किसके लिए आया है, अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी में अन्य पुरुष है तो आप में भी क्या होगा, अन्य पुरुष होगा। बात करता हूँ, 3 कंडीशन बता दी। तू के स्थान पर अगर आपका प्रयोग करें तो
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वाक्य का कर्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करें तो निजवाचक सर्वनाम। अगर किसी वाक्य में किसी का परिचय दे रहे हैं और जिसका परिचय दे रहे हैं उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करें तो उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पहला प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम, वो अपन ने कर लिया था। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और नोट लिख रहा हूं मैं, उस पर ध्यान देना। नोट है मेरा ये, इसमें वह आता है, इसमें यह आता है, इसमें इस आता है और इसमें उस आता है। अब बात करनी है अपन को इन दोनों के बारे में, और दोनों के बारे में मैंने ये बताया था कि ये इनका प्रयोग, वह का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में बताया था कि वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज करेंगे, मुझसे पूछेंगे गुरुजी आप इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहें हम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम के, हमें बता तो दो। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि इनका प्रयोग, वह का प्रयोग या मेरे बच्चे लोगों यह का प्रयोग, वह का प्रयोग दूर के लिए होता है और यह का प्रयोग नज़दीक के लिए होता है। और इनका प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। कितने स्थानों पर किया जाता है बच्चे लोगों? 4 स्थानों पर किया जाता है। उन 4 स्थानों को समझ लीजिए आप। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर वह और यह का प्रयोग किया जाता है? यही परीक्षा में आने वाला सवाल होता है संभावित, जिसमें अपन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला सवाल तो यह है, अगर किसी वाक्य में वह आ रहा है, अगर किसी वाक्य में वह आ रहा है और वह किसी पुरुष के स्थान पर आ रहा है, या यूँ कहूँ कि अगर वह कर्ता की भूमिका में आ रहा है, सब्जेक्ट कर्ता की भूमिका में आ रहा है, तो वहाँ तो कहेंगे इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे इसको? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे भाइयों कब कहेंगे? जब वह किसकी भूमिका में आए? कर्ता की भूमिका में आए। नंबर 2 बात यह है, अगर वाक्य में वह आ रहा है या वाक्य में यह आ रहा है और इसकी थोड़ी दूरी के बाद, समझना मेरी बात को, अगर वाक्य में वह आ रहा है और वाक्य में यह आ रहा है और इसकी थोड़ी दूरी के बाद अगर संज्ञा पद आ रहा है, थोड़ी दूरी के बाद, कहने का मतलब यह है वह और इस संज्ञा के बीच में कोई अन्य पद आना चाहिए, तो वहाँ कहेंगे आपको निश्चयवाचक सर्वनाम। तब इसको कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरी कंडीशन यह है मेरे भाइयों, अगर वाक्य में वह आ रहा है, अगर वाक्य में यह आ रहा है और इसके तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए, संज्ञा पद आ जाएगा तो इसे कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे इसको? सार्वनामिक विशेषण। अब दोनों में अंतर सुन लीजिए मेरे बच्चे लोगों, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में अंतर सुन लीजिए। यहाँ पर थोड़ी दूरी के बाद संज्ञा पद होगा, यहाँ तुरंत संज्ञा पद होगा, यही अंतर है। और चौथी बात यह है मेरे बच्चे लोगों, अगर कोई वाक्य आ जाए और उस वाक्य में जो आ जाए, उस वाक्य में सो आ जाए, उस वाक्य में जैसा आ जाए, उस वाक्य में वैसा आ जाए, उस वाक्य में जिसे आ जाए, ये अगर किसी वाक्य में आते हैं तो इनमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगर इनके साथ वह आ जाए या इनके साथ यह आ जाए तो फिर इनमें सहसंबंधवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रहे, अगर ये आते हैं तो संबंधवाचक और इनके साथ वह आ जाए तो सहसंबंधवाचक। 4 कंडीशनें मैंने आपको लिखी, एक बार पुनः उनका रिपीट करता हूँ। अगर वह आ रहा है, अगर किसी वाक्य में वह आ रहा है और वह कर्ता की भूमिका में आ रहा है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर किसी वाक्य में यह आ रहा है या वह आ रहा है और थोड़ी दूरी के बाद संज्ञा आती है तो निश्चयवाचक, और यह वह के तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण। और जो सो जैसा वैसा जिसे,
ये आ जाए तो इनमें तो होगा संबंधवाचक, और इनके साथ वह और यह आ जाए तो इनमें होगा सहसंबंधवाचक। 4 बातें थोड़ी सी समझते हैं अपन बच्चे लोगों। वाक्य लिखते हैं, यह मेरा घोड़ा है, और मैं कह दूं यह घोड़ा मेरा है। दोनों में अंतर है। यहाँ यह मिला, यहाँ यह मिला, यह के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है, थोड़ी दूरी के बाद संज्ञा है। यहाँ यह के तुरंत बाद संज्ञा है। अगर थोड़ी दूरी के बाद संज्ञा होगी तो निश्चयवाचक, और तुरंत संज्ञा होगी तो सार्वनामिक विशेषण। एक बात। नंबर 2 बात, जो बोएगा वह काटेगा। अगर इस वाक्य में कहीं भी अंडरलाइन नहीं है तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, परंतु अगर मैंने बताया ना जो तो सो, परंतु वो कहीं भी अंडरलाइन ना करके रेखांकित यहाँ कर दे तो मेरे बच्चे लोगों इसमें होगा सहसंबंधवाचक सर्वनाम। बोलो पक्का। आगे देखते हैं, यह चूहा विलायती है, विलायती है। क्या मिला? यह के बाद क्या मिला? चूहा। चूहा में क्या है? संज्ञा। तुरंत संज्ञा आ जाए तो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। आगे समझ में? आगे चलते। वह सदा उपन्यास पढ़ता है। पढ़ता बोले तो क्रिया, पक्का। वह बोले तो कर्ता, क्रिया का करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। और मैंने बताया वह कर्ता की भूमिका में आ जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों होगा? क्योंकि यह कर्ता की भूमिका में आया है। आगे बात करते हैं, यह लड़का चालाक है। ये वाक्य आ जाए तो यहाँ आ गया लड़का, यहाँ आ गया यह के तुरंत बाद लड़का, लड़का बोले तो संज्ञा। अगर वह और यह के तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए तो वहाँ होता है सार्वनामिक विशेषण। पक्का। अगर वह कर्ता की भूमिका में आता है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वह और यह की थोड़ी दूरी के बाद संज्ञा आती है तो निश्चयवाचक सर्वनाम, वह और यह के तुरंत बाद संज्ञा आती है तो सार्वनामिक विशेषण, और इनमें आता है संबंधवाचक सर्वनाम, और इनके साथ अगर वह और यह आ जाए तो सहसंबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है। यह बोले, पुस्तक बोले, संज्ञा। दोनों के बीच में इंटरवल है, दोनों के बीच में इंटरवल होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो गया भैया निश्चयवाचक सर्वनाम। एक बार फिर और पढ़ाएंगे अपन समझ लेते हैं, एक बार और समझेंगे अगली क्लास में इनको। अभी थोड़ा थोड़ा सा आप यह पढ़ेंगे, एक बार देखेंगे तो और समझ में आएगा। बात करते हैं तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आता है, कोई और कुछ आता है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रुकने की कोशिश करूँगा, यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अनिश्चय ये निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, और कोई और कुछ शब्द होते हैं ये अनिश्चय का बोध कराते हैं। इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में या तो आपको कोई मिलेगा या आपको कुछ मिलेगा। पर ध्यान रहे मेरी बात का ध्यान रहे मेरे बच्चे लोगों। जो मैं बताना चाहता हूँ कि कोई और कुछ वाक्य में आ जाए तो हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई और कुछ आते हैं तो 2 रास्ते खुलते हैं आपके।
कौन कौन से बता देता हूँ। एक आता है कोई और एक है आपका कुछ। ध्यान रहे, अगर वाक्य में कोई आ रहा है, अगर वाक्य में कुछ आ रहा है और इनके तुरंत बाद संज्ञा पद नहीं है, मेरी बात को सुनिए, अगर वाक्य में कोई आ रहा है, वाक्य में कुछ आ रहा है, इनके तुरंत बाद संज्ञा पद नहीं है, तो माना जाएगा कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पहली कंडीशन, अगर वाक्य में कोई आ रहा है, वाक्य में कुछ आ रहा है और इनके तुरंत बाद संज्ञा पद आ जाए, ध्यान रखना, अगर संज्ञा पद नहीं है तो अनिश्चयवाचक, अगर संज्ञा पद आ जाए तो फिर कहेंगे इसमें सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। अब जब भी आपको कोई और कुछ आए, आपको 2 सेकंड के लिए रुकना है। रुकने के बाद ये देखना है कि कोई और कुछ के बाद संज्ञा है या नहीं। अगर कोई और कुछ के बाद संज्ञा है तो सार्वनामिक विशेषण होगा, और कोई और कुछ के बाद संज्ञा नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सुनिए कैसे। कोई मुझे देख रहा है, पक्का, और इसी वाक्य लिख दूं, कोई व्यक्ति मुझे देख रहा है। कोई इधर आ रहा है, और अगला, कोई नौकर इधर आ रहा है, पक्का, ये बात आ गई। अगला, खाने को कुछ दे दो, खाने को कुछ लड्डू दे दो। अब इन पर आपको विचार करना है। 10 सेकंड का मैं समय दूंगा, भी रुकिए आप। उसके बाद उत्तर निकाल कर अपन सामने रखेंगे। दाल में कुछ काला है और आपके घर कोई आया है, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, धीरे बोलो, कोई लड़का सुन लेगा। विचार कीजिए आप। 10 सेकंड का समय मेरे भाइयों, फिर आगे बात करेंगे आपकी। यहां से शुरुआत करते हैं अपन। कोई आया, कोई आया, कोई आया, कोई आया, कुछ आया, कुछ आया। हमने कोई और कुछ को देखा, देखने के बाद रुक गए। अब हमारा अगला जो स्टेप होगा वो ये देखना होगा कि क्या इनके बाद संज्ञा है। कोई के बाद संज्ञा है, नहीं, सर्वनाम है। अगर संज्ञा नहीं है तो इसमें होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई के बाद व्यक्ति है, संज्ञा है, तो इसमें होगा सार्वनामिक विशेषण। कोई के बाद इधर अव्यय शब्द है, संज्ञा नहीं है, तो इसमें होगा अनिश्चयवाचक। कोई के बाद नौकर संज्ञा है, इसमें होगा सार्वनामिक विशेषण। खाने को कुछ दे दो, कुछ के बाद क्रिया है, संज्ञा नहीं है, तो अनिश्चयवाचक। और खाने को कुछ लड्डू दे दो, लड्डू होती है संज्ञा, इसमें है सार्वनामिक विशेषण।
आपके घर कोई आया है, कोई के बाद संज्ञा नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक। और दाल में कुछ काला है, कुछ के बाद संज्ञा नहीं है, विशेषण है, इसलिए अनिश्चयवाचक। और धीरे बोलो कोई सुन लेगा, कोई के बाद संज्ञा है, अनिश्चयवाचक। और धीरे बोलो कोई लड़का सुन लेगा, कोई के बाद संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण। देखिए भाइयों, पक्का यहां तक बात हो गई आपकी। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से वाक्य के दो पदों के मध्य संबंध प्रकट होता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा है। और इससे 5 मिनट पहले अपन इस पर जिक्र कर चुके थे मेरे बच्चे लोगों। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आए और उसमें जो आ जाए, उसमें तो आ जाए, उसमें सो आ जाए, उसमें जैसा आ जाए, उसमें वैसा आ जाए, उसमें जिसे आ जाए, तो कह देना वो संबंधवाचक सर्वनाम है। उनमें कौन कौन सा? एक होता है जो, एक होता है तो, एक होता है सो, एक होता है जैसा, एक होता है वैसा, और एक होता है जिसे। पक्का? जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो लड़का बाहर खड़ा है वह भूखा प्रतीत होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पक्का? आपको जो मिला आपको सो मिला, आपको जैसा मिला आपको वैसा मिला, आपको जो मिला और आपको जैसा मिला और आपको वैसा मिला। एक थोड़ा सा पॉइंट है जिस पर मैं रोकना चाहूँगा। यहाँ जो मिला है और यहाँ वह भी मिला है इस वाक्य में। अगर कहीं भी रेखांकित नहीं है तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अगर वह के नीचे केवल रेखांकित कर ले तो बच्चे लोगों इसमें सह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। बात खत्म। पक्का? ये होगी आपकी बात। अब इससे जो अगला है वो महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी सी। वो है निजवाचक। इस पर सवाल आता है, मैं आपको बता भी चुका हूं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दे चुका हूं कि निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे अपनत्व का बोध होता हो। अपनत्व का जो बोध कराता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। और निजवाचक सर्वनाम में नोट ये है कि इसमें स्वयं मिलेगा भाइयों, इसमें खुद मिलेगा, और भाइयों इसमें अपने आप मिलेगा, और भाइयों इसमें आप मिलेगा। ये 4 शब्द मिलेंगे। ध्यान रहे, स्वयं मिले तो आंख बंद कर कह देना निजवाचक, खुद मिले तो निजवाचक, और अपने आप मिले तो निजवाचक, और आप मिले तो रुक जाना, इसको बाद में बताऊंगा। पहले तो इन तीनों के बारे में बता दूं, रुकना ही नहीं है आपको। महात्मा गांधी स्वयं सत्यवादी थे।
महात्मा गांधी स्वयं सत्यवादी थे। पहला वाक्य, नौकर खुद ही शहर चला जाएगा। अरविंद अपने आप खाना बना लेगा। ठीक है, ये तो सामान्य। इसमें स्वयं मिल गया मेरे बच्चे लोगों को, खुद मिल गया, अपने आप मिल गया, आंख बंद कर कह दो निजवाचक सर्वनाम में, बात खत्म। आपको रुकना कहाँ है, सुन लेना, रुकना आपको आप पर है। और इस पर सवाल आते, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद आपको उतारना है। उतार लीजिए, देख लीजिए आप थोड़ा सा। अब मेरी बात थोड़ी धीरे से और आराम से समझनी है आपको। मैं आपको इससे पहले पूर्व में बता चुका था, ये आप है। इस आप का प्रयोग 3 व्याकरणिक कोटियों में किया जाता है, अर्थात 3 स्थानों पर किया जाता है। मेरी बात को सुनना पहले तो। इस आप का प्रयोग 3 स्थानों पर किया जाता है। जब किसी वाक्य में तू के स्थान पर हम आपका प्रयोग करते हैं तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जब हम तू के स्थान पर आपका प्रयोग करें, तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। परंतु जब तू का प्रयोग करते हैं तो हम आदर का भाव प्रकट नहीं करते, इसलिए हम तू के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं। अगर कोई ऐसा वाक्य आपके सामने आए कि आपका प्रयोग तू के स्थान पर हो रहा है, अर्थात पुरुष के स्थान पर हो रहा है, तो उसमें आपको बताना है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैंने वाक्य लिखा, तू यहाँ बैठ जा, ये लिखा मैंने। अब तू क्या है समझ लो मेरी बात को। तू से ऐसा लग रहा है कि आदर का भाव प्रकट नहीं हुआ, ये वाक्य हमें अटपटा लग रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे, आप यहाँ बैठिए, ऐसे लिख दिया हमने। तू के स्थान पर किसका कर दिया, आपका प्रयोग कर दिया, यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो पहली कंडीशन यह है, अगर किसी वाक्य में तू के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 2, अगर किसी वाक्य का कोई कर्ता है, अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य के कर्ता को तुमने पकड़ लिया, और उस वाक्य का जो कर्ता है जिसे आपने पकड़ा है, वो कर्ता अपने लिए अगर आप शब्द का प्रयोग करता है, आप शब्द का प्रयोग करता किसके लिए करता है, अपने लिए करता है, तब इसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। फिर मेरी बात सुन लीजिए, कोई भी वाक्य तुम्हारे सामने आए तो उस वाक्य का जो कर्ता है उस पर अपना ध्यान लगाइए। फिर ये देखिए कि कर्ता के साथ जो आप शब्द आया है, उस आप शब्द का प्रयोग कर्ता ने खुद के लिए किया है तो उसमें निजवाचक होगा। नंबर 3 कंडीशन सुन लो मेरे बच्चे लोगों, अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आता है, कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है उसे अन्य पुरुष कह रहे हैं। अगर किसी वाक्य में किसी का परिचय दिया जा रहा है, मान लीजिए मैं बात कह रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप मध्यम पुरुष हैं, और मैं राम के बारे में, सोहन के बारे में, कालिदास के बारे में, किसी के बारे में कोई बात तुम्हें बताऊं तो वो अन्य पुरुष है।
अर्थात जिसका परिचय दिया जा रहा है उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 1 बात, जिसका परिचय दिया जा रहा है उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर उस वाक्य में जिसका परिचय दिया जा रहा है उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करें तो जिसका परिचय दे रहे हैं उसमें भी अन्य पुरुष होगा, और जिसका परिचय दे रहे हैं उसके लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ तो आप में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। 3 कंडीशन है। अगर तू के स्थान पर हम आपका प्रयोग करें तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर किसी वाक्य का कर्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करे, अगर किसी वाक्य का कर्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करें तो उसमें निजवाचक होगा। अगर किसी वाक्य में किसी का परिचय दिया जा रहा है और जिसका परिचय दिया जा रहा है उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, अगर उसके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए तो आप में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जवाहर लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप गुटनिरपेक्ष नीति के कर्णधार भी रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप चाय लेंगे या कॉफी? मरीज आप ही खाने लगा। ये वाक्य हैं, वाक्य नंबर 1, वाक्य नंबर 2, वाक्य नंबर 3 और वाक्य नंबर 4। विचार कीजिए आप। मैं परिचय किसका दे रहा हूं? जवाहरलाल नेहरू का मेरे बच्चे लोगों। जिसका परिचय देते हैं उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप शब्द आया है, आप शब्द किसके लिए आया है? जवाहरलाल नेहरू के लिए। जब जवाहरलाल नेहरू में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तो यहाँ तो आप में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। नंबर 1 बात, आप कहाँ रहते हैं ये वाक्य है। इस वाक्य में कहीं भी रेखांकित नहीं है, तो बच्चे लोगों को सुन लेना, ये प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। अगर कोई यही वाक्य लिख दे और आपके नीचे अंडरलाइन कर रहे तो आपको इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। आप चाय लेंगे या कॉफी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मरीज आप ही खाने लगा, खाने लगा बोले तो क्रिया, खाने का काम कौन कर रहा है? मरीज। मरीज बोले तो कर्ता, कर्ता ने अपने लिए किसका प्रयोग किया है? आपका, या निजवाचक सर्वनाम। बोलो, क्लियर?
आगे लास्ट और फाइनल और चलते हैं, वो है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो प्रश्न का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में, पहली पहचान इसकी है कि ऐसे वाक्यों के अंत में मेरे बच्चे लोगों प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है, नंबर 1 बात। और ऐसे वाक्यों के अंदर, ये तो अंत में लगा होता है, अंदर क्यों, कब, कहाँ, किसने, किसको, कितने और किस लिए इत्यादि प्रश्नबोधक शब्दों का प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, वाक्य के अंदर ये आपको प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द मिलेंगे। ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक का वाक्य कहते हैं। नौकर बाजार कब जाएगा, परीक्षा फल कब आएगा, आपने जयपुर क्यों छोड़ा, घायल व्यक्ति कहाँ रहता है, उसे कितने रुपये मिले। यार ऐसे वाक्य आ जाएं तो ये प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पूरे वाक्य में प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द कब है, इसमें भी प्रश्न का बोध कराने वाला शब्द कब है, इसमें क्यों है, इसमें कहाँ है और इसमें कितने हैं। ये प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द हैं और ये आते हैं जब भी वाक्य प्रश्नवाचक बनता है। ठीक है भाइयों, ये हो गया आपका। ठीक है, ये सर्वनाम पूरे हो गए। प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रश्न देंगे, आपको उनको हल करना है। सामान्य जानकारी यहाँ दी जाती हैं, आपको अभ्यास करना है। फिर मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए। सबको ही देखते रहिए, हमें नहीं, सबको।